अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाइम है और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को आम ज़ुबान के अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है आपको सब मैं बताता हूँ। होता ये है कि आपके जिस्म के अंदर सारे जिस्म के अंदर खून जो है वो ख़ास ट्यूब या शरियानों के अंदर बहता है। उन ट्यूब्स या शरियानों को हम मेडिकल ज़ुबान के अंदर आर्टरी कहते हैं। और जब खून उनके अंदर बहता है तो उसका एक ख़ास प्रेशर होता है। इस प्रेशर को आम तौर पे हम कहते हैं कि 120/80। इसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 100 से 120। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 60 से 80। ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर हम इसकी रीडिंग लेते हैं। जब आपकी आर्टरीज के अंदर बहने वाले खून का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाएगा तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, या लोग आमतौर पर उसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहक हो गई है। अब इसकी वजूहात के ऊपर बात कर लेते हैं। 95% या 95% लोगों के अंदर इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और बाकी सिर्फ 5% लोगों के अंदर किसी वजह की वजह से या किसी और वजह की बुनियाद के ऊपर हाइपरटेंशन होती है। उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। इन वजूहात के अंदर आपके गुर्दों के मसाइल आ सकते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से आ सकता है, और कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां उनकी वजह से हो सकता है, या फिर कुछ दवाइयों की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन करता है? ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता है कि जो दिल है वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी किडनीज़ या आपके जो गुर्दे होते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। एक सिस्टम होता है जिसको मेडिकल ज़ुबान के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहा जाता है। उसकी वजह से किडनीज जो हैं आपके जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से आप बहुत सी पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से होता है कई दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जो दिमाग के अंदर शरियानें होती हैं वो फट जाएंगी। उसके फटने की वजह से आपको स्ट्रोक या जिसे फालिज का अटैक कहा जाता है वो हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि आपको काफ़ी सारे दिल के मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके अंदर एक बहुत कॉमन कंडीशन है हार्ट अटैक, वो भी हो सकता है। इसके अलावा भी हाइपरटेंशन की वजह से आपकी आँखों के ऊपर असर पड़ सकता है, आपकी बीनाई जाने का खदशा हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से आपके गुर्दों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है और इसकी वजह से आपके गुर्दे भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकते हैं। हाइपरटेंशन का इलाज, इसके इलाज के अंदर मेनली 2 तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसके अंदर अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और दूसरी फार्माकोलॉजिकल जिसके अंदर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसे तर्क कर दें। जी मैं जानता हूँ कि एकदम से तर्क करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप सिगरेट की तादाद कम कर सकते हैं। दिन ब दिन आप उसको कम करते जाएं और एक दिन आएगा कि आप उसे मुकम्मल तौर पर तर्क कर देंगे। इसके बाद मेडिकल ज़ुबान के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नो एडिड सॉल्ट, यानी आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें। नमक सिर्फ वही नमक नहीं होता जो कि आप खाने के अंदर ऐड करते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर पहले से ही नमक शामिल होता है। मसलन बेकरी आइटम्स और फ्राइड फूड, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट के अंदर बनने वाले बहुत सारे लजीज किस्म के खाने, उसके अंदर नमक की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद होती है। अगर आप उसका इस्तेमाल कम से कम कर देंगे तो ये यकीनन आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के अंदर मदद देगी। हाइपरटेंशन की एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस हमें अपने रोज़मर्रा की बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ से आ सकता है, और इंसान हर रोज़ बहुत सारे ऐसे काम करता है या ऐसे
مواقعوں سے گزرتا ہے جس پہ سے ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی سب ٹینشنوں میں سے اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں، 15-20 منٹ آرام سے کھلی فضا کے اندر تھوڑا واک کریں، تھوڑا ریلیکس کریں، ریلیکسیشن ٹیکنیکس کا استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اس کے بعد آتا ہے فارماکولوجیکل علاج۔ فارماکولوجیکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے۔ اب دوائی آپ کی عمر کے حساب سے اور آپ کے بلڈ پریشر کتنا ہے اس کے حساب سے دی جاتی ہے۔ عمومی طور کے اوپر شروع میں اگر آپ کی عمر 55 سال سے کم ہے تو ڈاکٹر آپ کو ایس انہیبیٹرز کے نام سے دوائی دیتے ہیں۔ اگر 55 سے زیادہ ہے تو کیلشیم چینل بلاکرز دیے جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی آپ کی ہائپر ٹینشن کنٹرول نہ ہو تو یوزیلی ایک اور دوائی ایڈ کر دی جاتی ہے، اور اس طرح سے آپ کی ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ادھر ایک بہت اہم سوال ہے جو مریض اکثر آ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کی گولی ہم کب تک کھائیں گے؟ ہائپر ٹینشن کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ آپ اس کی گولی 1 ہفتے تک کھائیں یا 2 ہفتے تک کھائیں اور اس سے آپ بالکل مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اس کی دوائی آپ کو زندگی کے آخری سانس تک کھانی پڑے گی، یعنی جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اس کی دوائی کا استعمال جاری رکھیں گے۔ کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی دوائی کچھ عرصہ تک کھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ایک دن انہوں نے گولی چھوڑ دی لیکن پھر بھی ان کا بی پی کنٹرول رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو بی پی ٹھیک ہے، ہمیں ڈاکٹر نے ایویں فضول میں دوائی کھانے کا کہا ہوا۔ اس طرح وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دوائی چھوڑنے کی وجہ سے کچھ عرصے تک تو ان کا بی پی ٹھیک رہتا ہے، یعنی نارمل رینج کے اندر رہتا ہے، بلڈ پریشر نہیں زیادہ بڑھتا، ہائپر ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ میکسیمم اس عرصے کے بعد ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے، اور اس مرتبہ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ جلدی کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں تو اپنی دوائی ریگولرلی استعمال کریں اور اس دوائی کو خود سے بند نہ کریں۔ اگر دوائی کے اندر کسی بھی قسم کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہائپر ٹینشن کا علاج ہر بندے کے لیے ڈاکٹر اس کے کنڈیشن کے مطابق اس بندے کے لحاظ سے سیٹ کرتا ہے، اس کی ڈوز، اس کی کوانٹٹی، سارا کچھ۔ تو اس طرح سے اگر آپ خود اس دوائی کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں۔ That's all for hypertension. If you have any queries, do let me know. Thank you so much.